अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने आज करना है ऑन्कोलॉजी। पहले हम कर चुके हैं सेल और दूसरा बायोकेमिस्ट्री पूरा। एक दफा जो दूसरे बच्चे हैं, सॉरी डॉक्टर आयशा। अच्छा, ऑन्कोलॉजी में बच्चों सबसे पहले आपको बताना चाहिए नियोप्लेजिया, ठीक है, और नियोप्लाज्म कैसे प्रोग्रेस करते हैं। तो नियोप्लेजिया की डेफिनेशन है अनकंट्रोल्ड मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल, ठीक है, अनकंट्रोल्ड मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, ठीक है। इसमें बिनाइन और मेलिग्नेंट दो मतलब वेरिएंट्स होते हैं। बिनाइन जो मेटास्टेसाइज नहीं, और मेलिग्नेंट जिसकी फिर मेटास्टैटिक इन्वेजन और फर्दर जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है वो आगे देखते हैं। हमारे पास टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है न्योप्लास्टिक, एक होता है नॉन न्योप्लास्टिक। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सुना है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पी से पेरेन्काइमा, दिस इज द न्योप्लास्टिक, एंड फिर आपके पास स्ट्रोमा, दैट इज द नॉन न्योप्लास्टिक जो है कंपोनेंट, एंड स्ट्रोमा इज द सपोर्टिंग टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखो तो ये देखो, ये आपके पास एक नॉर्मल सेल की मॉर्फोलॉजी है। दैट इज ये सेल्स हैं आपके पास एपिथेलियम, फिर ये आपके पास फर्दर मतलब हमें पता है कि एपिथेलियम में आप आओ तो एपिथेलियल कंपोनेंट है ये, उसके जो लोअर सेल्स है अब मतलब ये कॉलमनर और क्यूबॉइडल। फिर नीचे आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा ये जो अंदर इन्वेड करके चला जाएगा, इसमें लिम्फेटिक्स भी हो सकते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी हो सकते हैं। अगर तो आपके पास इसकी रैपिडली डिवीजन हो रही है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, माइटोसिस है, दैट इज आपके पास फिर ट्यूमर की वो बेसिकली कर रहा है, दैट इज रिलेटेड टू ग्रेडिंग। जो डिफ्रेंसिएशन है और जो माइटोटिकली डिवीजन होगी दैट इज आपके पास ग्रेडिंग, ठीक है। स्टेजिंग में क्या होगा, ये जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस और ये इन्वेजन, ये सारा फिर आपके पास वो उसके साथ आ जाएगा स्टेजिंग के साथ, ठीक है। और प्रोग्नोसिस वगैरह, क्योंकि प्रोग्नोसिस किस तरह होगी, ब्लड वेसल कर रहा है या लिम्फेटिक्स है, लिम्फ नोड्स है, तो कितने निकालने हैं, तो वो प्रोग्नोसिस से रिलेटेड होगा। और अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास सेकेंड स्टेप है, ये है आपके पास नॉर्मल सेल। और नॉर्मल सेल में क्या हो गया आपके पास, ये डिवीजन एब नॉर्मल डिवीजन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एपिकल अच्छा, दूसरे जो सा ये डिस्प्लेसिया दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले नॉर्मल सेल में क्या है, नॉर्मल सेल विद बेसल एपिकल पोलैरिटी है। सी सर्वाइकल एग्जांपल विच शो नॉर्मल सेल्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्प्लेसिया एज डिस्कस्ड बिलो। अब का ये सर्विक्स की बात कर आगे, डिस्प्लेसिया को मतलब नॉर्मल सेल है, डिस्प्लेसिया को लीड किया। डिस्प्लेसिया में क्या होता है, नॉर्मल टिश्यू नहीं होता बल्कि उसमें हाई पोलैरिटी है, ठीक है। ये देखो ये सेल्स का स्ट्रक्चर, ये सेल्स का देखें आप, ये आपके पास पेरिफेरली ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ न्यूक्लियाई बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखो, ये रैंडमली हैप्पैज़र्ड्स पड़े हुए हैं, ये ऊपर है। सेल साइज देखो तो ये सेल साइज बड़ा है, ठीक है, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे सेल्स हैं। दीज आर द एबनॉर्मल सेल्स, ये देखो ये, और फिर बड़े बड़े, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस जोन है वो बड़ा बड़ा पड़ा होगा। तो एनसी रेशो जोन है वो आपका डेफिनेटिव नहीं है। तो इंक्रीज एनसी रेशो, ये अब लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज शेप दैट इज प्लेयोमॉर्फिज्म, लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, न्यूक्लियर चेंजेस, इंक्रीज एनसी रेशो, ऑफन रिवर्सिबल। सो आपके पास डिस्प्लेजिया इज रिवर्सिबल, इस डायग्राम के नीचे लिख लो जो की पॉइंट है। बाकी तो सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी, एनसी रेशो ये वो, ठीक है। अब डिस्प्लेजिया लीड्स टू, आगे क्या होगा इसके बाद, कार्सिनोमा इन सीटू। देखो आपके पास डिस्प्लेजिया में भी और कार्सिनोमा इन सीटू में भी, दोनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटेक्ट, ठीक है। बट ये देखो ये कितना इसने इन्वॉल्व किया हुआ सेल को, ठीक है, होल सेल की जो एपिथेलियम है ना इसको। तो बेसिकली होता है कि आपके पास डिस्प्लेजिया में कार्सिनोमा इन सीटू 1 2 3, हम सर्विक्स की बात कर रहे हैं फिल वक्त। 1 में ऑलमोस्ट 25%, ठीक है, 2 में 50% और 3 में 70%। और फिर जो 75% सॉरी इन्वेजन होगी, ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है 25 50 75। और अगर होल लेंथ है तो ये आपके पास कार्सिनोमा इन सीटू है, ठीक है, सिड। अच्छा, तो ये हो गया कार्सिनोमा इन सीटू ये वाला। अगर अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी इन्वेट कर जाएगा सो इट इज व्हाट, ये अब आपके पास कहलाएगा इन्वेजन, दैट इज मेटास्टेसिस, ठीक है। फिर मेटास्टेसिस के आगे से दो है कि यहाँ वो ब्लड वेसल में जाएगा, यहाँ वो लिम्फ वेसल्स में जाएगा, ठीक है। तो दिस इज
ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर। तो आप नीचे से पढ़ लेते हैं। कार्सिनोमा इन सिटू इज आल्सो इज इरिवर्सिबल, जबकि डिस्प्लेजिया इज रिवर्सिबल। अच्छा, डिस्प्लेजिया कार्सिनोमा इन सिटू इज इरिवर्सिबल वेयर डिस्प्लेजिया दैट इन्वॉल्व द इनवायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम बट डज नॉट पेनिट्रेट द इंटेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। अक्सर ये एमसीक्यू पूछता है कि अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटेक्ट है तो फिर क्या है, दैट इज कार्सिनोमा इन सिटू। इन्वेसिव कार्सिनोमा कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेट कर दिया, और इसके लिए तीन चीजें हैं। इसके लिए निमोनिक है आपका एमसीई, ठीक है, एम से मेटालोप्रोटीनेजेस, सी से कोलेजिनेजेस और ई से लास्टेजेस। अब एम से मेटालोप्रोटीनेज है, ये माइलो नहीं है, मेटालोप्रोटीनेजेस है, ठीक है। तो जो कि एक्टिविटी है आपके पास इन्वेसिव कार्सिनोमा का, बेसमेंट मेम्ब्रेन यूजिंग कोलेजिनेजेस, हाइड्रोलेजेस और मेटालोप्रोटीनेजेस। कोलेजिनेजेस कोलेजन ईटिंग हाइड्रोलेजेस, ठीक है, वो पेरोक्साइड वगैरह और वो सारी चीजें जो सी हैं उसको करेगा। अच्छा, इसके बाद है सेल सेल कांटेक्ट लॉस बाय इनएक्टिवेशन ऑफ। तो कल हमने दो तीन चीजें की थी। एक तो वो कहते हैं कि स्पॉट लाइक हेल्ड जोन सा स्पॉट लाइक जोन सा वेल्ड होगा, दैट इज डेस्मोसोम, ठीक है, और जो दोनों को जोड़ के रखेगा दैट इज जीआई। कार्सिनोमा में फिब्रिनोनेक्टिन था, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करेगा तो ई कैडहरिन की बात करेगा। तो ई कैडहरिन की जो डाउन रेगुलेशन दैट विल लीड्स टू आपके पास कार्सिनोमा का प्रोग्रेशन। सेल सेल कांटेक्ट लॉस बाय इनएक्टिवेशन ऑफ ई कैडहरिन, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और जो मार्कर होगा दैट वुड बी साइटो कैराटिन, ठीक है। अच्छा, मेटास्टेसिस स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स थ्रू लिम्फेटिक्स एंड ब्लड्स। अच्छा, अब कुछ कार्सिनोमास होते हैं जो आपके पास लिम्फेटिक से हैं, और कुछ हैं जो आपके पास ब्लड के थ्रू हैं, दैट इज हेमाटोजिनस स्प्रेड, ठीक है। हेमाटोजिनस में फिर फर्दर थोड़ी सी क्लास है, दैट इज आपके पास फॉलिकुलर थायराइड, ठीक है, कोरियोकार्सिनोमा, रीनल सेल, हेपेटोसेलुलर, ठीक है। तो ये लिवर है, लिवर के साथ ये किडनी है, ठीक है, ये साथ में कोरियोकार्सिनोमा और ऊपर थायराइड, ठीक है। इन सब का है आपके पास, और थायराइड में भी फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा। इन सब का हेमाटोजिनस स्प्रेड है, इनको एक जगह लिख लो। ये आगे बार बार तंग करेगा, एमसीक्यूज भी आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। जो चीज मैं कह रही हूँ लिख लो, मतलब वो लिखने वाली है, आपने उसको मिस नहीं करना। मैडम एक दफा रिपीट कर दें। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, hepatocellular carcinoma, renal cell carcinoma and choriocarcinoma, these all spread by hematogenous spread, ठीक है। इधर मैं लिख भी देती हूँ, अपनी बुक खोलो साथ साथ लिखते जाओ यहाँ पे जो जो पॉइंट्स मैं ऐड करा रही हूँ, और बाद में एक दफा फिर पढ़ लेना इसको, तो पक्का आप लोगों को भूलेगा नहीं है। फॉलिक्यूलर थायराइड, एचसीसी, आरसीसी, कोरियोकार्सिनोमा। चलें जी, आगे चलें। आपके पास ट्यूमर्स का नोमेनक्लेचर, ठीक है। कार्सिनोमा बिनाइन को आप एडिनोमा, ओमा, ठीक है, और मेलिग्नेंट में फिर आपके पास सार्कोमास और वो सारी चीज़ें आएंगी। तो मैंने आइस और पीएनएस बताया। आइस से क्या है आपके पास, और पीएनएस से क्या आपके पास, और एसएमएस। सी से आपके पास है कार्सिनोमा, ठीक है, दैट इज एपिथेलियल ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद सार्कोमा, दैट इज आपके पास मीजेनकाइमल ओरिजिन, ठीक है। और पीएनएस से मैंने आपको कहा था कि जो पैराकाइम है दैट इज नॉन न्यूप्लास्टिक, और जो था स्ट्रोमा दैट इज आपके पास नॉन न्यूप्लास्टिक, ठीक है। मैम ये पिथोमा पैरा का बता रही हैं आप? जी, ये पिथोमा है क्या है ये? फर्स्ट एड है ये, फर्स्ट एड। ये कौन सा पैथोमा, पेज है? सॉरी, ये ना पैथोलॉजी में ये लिखा हुआ है, पैथोलॉजी के सेक्शन में लिखा हुआ है न्यू प्लेजिया। मैं भी ढूंढ के अभी अभी मिला मुझे। पेज बता दे डॉक्टर मेरीन ने। मैडम मेरे पास 22 एडिशन है और उसका 217 पेज है। अच्छा, ये फोर्थ एडिशन से है। हाँ ये 2022 वाले एडिशन से है, इसके ऊपर 217 पेज है, पेज नंबर है, न्यू नहीं नहीं, प्लेजिया है पैथोलॉजी में। मैंने 24 एडिशन से लिया है, 24 है। डॉक्टर आयशा के शेयर करूं एडिशन? मैडम इसमें चेंजेस नहीं है। अच्छा, कार्सिनोमा इज एपिथेलियल ओरिजिन एंड सार्कोमा इज मेसेंकाइमल, ठीक है। और ये आपने आइस, एसएमएस और पीएनएस, ठीक है, याद रखना। आगे एक और निमोनिक आएगा, तो वहां पे मैं मुझे ये आइस, एसएमएस आप लोगों में से किसी एक ने लिखवाना है। अच्छा, बिनाइन ट्यूमर जो उनसे वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है, वेल डिमार्केटेड होते हैं। तो आपको पता है ये जो बिनाइन है, एक तो ये स्किन ओवर जोन सी है वो भी अडेयर नहीं होती, ठीक है, और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से भी वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे मोबाइल होते हैं, ठीक है, विद लो माइटोटिक एक्टिविटी, नो मेटास्टेसिस एंड नो नेक्रोसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्रोसिस में जो आपके पास पैटर्न है दैट इज स्मीयर पैटर्न ऑन फ्रेगमेंटेशन, जो डीएनए की आप स्टडीज करते
करती है। और एपोप्टोसिस में स्टेप लैडर पैटर्न होता है। एक चीज मेलिग्नेंट में आपके पास डिक्रीज एपोप्टोटिक एक्टिविटी होती है। एपोप्टोसिस क्या कर रहा होता है, प्रोग्राम सेल डेथ कर रहा होता है। जो एबनॉर्मल सेल देखेगा उसे क्या करेगा, किलिंग स्टार्ट कर देगा। मगर एपोप्टोसिस में क्या है, आपके पास एबनॉर्मल डेथ होती है, सॉरी एबनॉर्मल डिवीजन होती है सेल की, दैट इज नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली आपके पास एपोप्टोसिस कम होगा, सेल सर्वाइवल ज्यादा होगा। किन सेल्स का सर्वाइवल, दैट इज जो आपके पास कार्सिनोमा कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू आया हुआ है एपोप्टोसिस से रिलेटेड। अच्छा, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में आपके पास क्या है कि मे बी शो पुअरली डिफरेंशिएटेड इरेटिक ग्रोथ, लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। पहले लोकल इन्वेजन फिर मेटास्टेसाइज करेंगे थ्रू डिस्टेंट ऑर्गन्स या डिस्टेंट टिश्यूज, और इनमें एपोप्टोटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। मेलिग्नेंसी को देखने के लिए आपके पास होता है मेटास्टेसिस। मैंने इसको MIPNC से याद रखा था, MIPNC से। तो मेटास्टेसिस, देन इट इज इन्वेजन, इन्वेजन के बाद प्लियोमॉर्फिज्म, दैट इज प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है, दैट इज चेंज इन साइज, शेप और पोलैरिटी। अच्छा चलो, तो साइज शेप ये होगा, और अगर पोलैरिटी शोलैरिटी तो ये आपके पास उसके साथ आ जाएगा, एनसी रेशो अपना डिस्प्लेजिया के साथ। अच्छा, फिर है आपके पास न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अगर आपने एक टिश्यू की मेलिग्नेंट पावर देखनी है तो आपने पहले उसका मेटास्टेसाइज देखने, अगर वो नहीं फिर आपके पास इन्वेजन आएगा। अगर इन्वेजन भी ऑप्शन में नहीं दिया फिर प्लियोमॉर्फिज्म है, और अगर प्लियोमॉर्फिज्म नहीं दिया फिर एनसी। अब अगर आपके पास चारों दिए तो पहले आपने मेटास्टेसिस को उठाना है। ठीक है, अच्छा एक होता है आपके पास कंडीशन, एक होता है लेकिन। कंडीशन के चेकिंग के लिए आपके पास होता है एनसी रेशो और प्लियोमॉर्फिज्म। जो लेकिन है दैट इज डिनोटेड बाय प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, मैंने यूं याद रखा था ये प्ली का एल और एनसी रेशो का सी। ठीक है, दिस इज द कंडीशन एंड लेगिन। ठीक है, फिर भी इसको कंफर्म मैं करती हूँ, आगे लिख लो, इसके ऊपर जरा क्वेश्चन मार्क लगा लो, इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, क्योंकि ये मुझे अक्सर मिक्स हो जाता है। अच्छा जी, टर्म फॉर नॉन न्यूप्लास्टिक मेलफॉर्मेशन। अच्छा, अब दो चीजें, एक नॉन न्यूप्लास्टिक है, बल्कि नॉन न्यूप्लास्टिक आपके पास मेलफॉर्मेशन दो तरह से। एक है जो आपके पास एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर है मगर वो किसी और टिश्यू में मिलेगा, दैट इज आपके पास कोरियोस्टोमा। ठीक है, नॉर्मल टिश्यू इन अ फॉरेन लोकेशन, जिस तरह के आपके पास मेकल्स डायवर्टिकुलम में गैस्ट्रिक टिश्यू आपको पैंक्रियाटिक टिश्यू में मिल जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक टिश्यू लोकेटेड इन डिस्टल इलियम इन मेकल्स डायवर्टिकुलम। अच्छा, यहाँ इधर मिल जाएगा, यहाँ पेंक्रियाज के अंदर मिल जाएगा। और दूसरा आपके पास हेमाटोमा, दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यू इन देयर नेटिव लोकेशन। कि आपके पास नेटिव मतलब जहाँ पे वो हैं वहां पे, लेकिन उधर वो आपके पास एक डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब जैसे हम अपने घर में है ना, जूता इधर उतार दिए, कपड़े उधर उतार दिए टाइप का, तो दैट इज आपके पास हेमाटोमा, हेमाटोमेटस। ठीक है, और इसमें एग्जांपल है प्यूर जैगर पॉलिप। व्हाट इज प्यूर जैगर पॉलिप, ये आज की असाइनमेंट है, मुझे असाइनमेंट साथ साथ नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिलेंगी लिटरली, मैं आप लोगों को देती जाऊंगी और मैं आपको, और फिर आप लोग बाद में देखना यही चीजें पेपर में आई होंगी। ठीक है, प्यूर जैगर पॉलिप, दिस इज योर असाइनमेंट पेपर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो मुझे कल करके बताना है। अच्छा, बिनाइन और मेलिग्नेंट, अगर आप यहाँ पे आओ तो एपिथेलियम के अगर करोगे तो एपिथेलियम में जो बिनाइन टाइप है दैट इज ओमा, ओमा से याद रखो, एडिनोमा एंड पेपिलोमा। जबकि मेलिग्नेंट में कार्सिनोमा, दैट इज एडिनो कार्सिनोमा और पेपिलरी कार्सिनोमा। अभी हमने आईस ऐसा मिस किया था। ठीक है, तो एपिथेलियल ओरिजिन इज कार्सिनोमा एंड मेसेनकाइमल इज आपके पास सार्कोमा। ठीक है, तो अभी हमने एपिथेलियम का किया इसलिए इसके आगे कार्सिनोमा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है आपके पास ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आपके पास है ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमाज, हमें इस चीज का पता है, जिस तरह हॉजकिन, नॉन हॉजकिन और ल्यूकीमियाज में एल एम एल सी एम एल सी एल एल वगैरह। ठीक है, अच्छा ब्लड वेसल्स में हेमेंजियोमा और मेलिग्नेंट में, अब क्योंकि ब्लड वेसल्स मेसेनकाइमल ओरिजिन होते हैं तो एंजियोसार्कोमा। ठीक है, तो ये आपको एपिथेलियम कार्सिनोमा और मेसेनकाइमल इज एंजियोसार्कोमा। अच्छा, स्मूथ मसल्स में आपके पास हमें पता है ये लियोमायोमास उसमें यूट्रस में, और लियोमायोसार्कोमा। ठीक है, तो दैट इज आल्सो आपके पास मेसेनकाइमल ओरिजिन, उधर भी ब्लड वेसल्स हैं, और वैसे भी यूट्रस मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, तो मेसोडर्मल ओरिजिन है। अच्छा, स्ट्राइटेड मसल्स, अब स्केलेटल मसल्स हैं तो रेब्डोमायोमा, और दूसरे में क्या होगा, सार्कोमा या कार्सिनोमा? सार्कोमा।
रैप्टोमायोसार्कोमा, मसल्स साथ में, ठीक है। मसल्स भी मेसेनकाइम से आए हो, मसल मिक्स होता है मेसेनकाइम। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू भी बेसिकली मेसेनकाइम ही होता है। फाइब्रोमा, फाइब्रोसार्कोमा, बोन्स भी, ठीक है, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, वेसल्स, ठीक है, ये सब। अच्छा, ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोसार्कोमा, फैट जोन से लाइपोमा और लाइपोसार्कोमा, मेलानोसाइट्स। अगर आप बेनाइन की बात करोगे, नीवस, ऐसे मोल बना होता है छोटा सा नीवस, ठीक है। और इधर मेलानोमा, ठीक है। मेलानोमा इज एसोसिएशन विद आपके पास किसके साथ? स्किन लिख, कैंसर, जी जी। मेलिग्नेंट स्किन कैंसर। मैलिग्नेंट मेलानोमा किसके साथ आता है? HIV एड्स वगैरह के साथ वो कहते हैं, ठीक है। मेलानोमा देता है उसमें, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स इधर लिख लो। ये कहाँ पे पड़ा होता है? हार्ट पैलेट। इसका एसोसिएशन किसके साथ होता है? यूवी रेज इज ग्रेटर देन जीरो डर्मा पिगमेंटोसा, ठीक है। और ए से था, ये एग्रेसिव इन नेचर है। AXE से था, एमिशरी वेन के थ्रू स्प्रेड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसका निमोनिक है। एक्स, ए से एग्रेसिव, एक्स से जीरो डर्मा, लेकिन जीरो एक जगह पे उसने पूछा हुआ है। दोनों MCQ देकर के ज्यादा एसोसिएशन कौन करेगा? दैट इज यूवी रेज इज मोर देन जीरो डर्मा पिगमेंटोसा, और ई से मिशरी वेन्स, ठीक है। अच्छा जी, ट्यूमर ग्रेड्स वर्सेस स्टेज, तो मैंने बताया ग्रेडिंग इज GDM, गेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटिस, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन और माइटोटिक एक्टिविटी के साथ, और स्टेजिंग इज TNM, दैट इज ये प्रोग्नोसिस बताएगा आपके पास PIS, ठीक है। प्रोग्नोसिस, आई से इन्वेजन, एस से स्प्रेड, एस से सर्वाइवल, कि वो जो हम निकालते हैं ना कि इतनी देर का इतना सर्वाइवल रेट है, 2 years, 5 years, 5 month, 2 month, 3 month, ठीक है। अच्छा जी, अब जब डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये जो कार्सिनोमा इन सीटू का अब हमने सर्विक्स का C1 2 3 4 किया था, तो ये देखो रैपिडली डिवाइडिंग है, इंक्रीज एनसी रेशियो है, ठीक है। हाईली जो मतलब पुअरली जो डिफरेंशिएशन है जिसकी, पुअरली डिफरेंशिएशन मतलब जिनकी ग्रेड बहुत ज्यादा है, ठीक है। ग्रेडिंग इतने ज्यादा है कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये देखो, इसको कर पा रहे हो आप डिफरेंशिएट नहीं ना, तो दिस इज हाईएस्ट ग्रेड। तो लो ग्रेड होता है और हाई ग्रेड होता है। लो ग्रेड और वेल डिफरेंशिएटेड, इनका फिर भी मतलब अगर आप आउटकम देखोगे तो वैसे तो कार्सिनोमा ही है। अच्छा, और हाई ग्रेड जो है पुअरली डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड, जिसे कहते हो एनाप्लास्टिक। सब डिस्लेक्सिया और एनाप्लेजिया में क्या डिफरेंस हो गया कि जब आप ग्रेडिंग रिलेटेड हाई 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 ग्रेड का कहोगे, दैट इज पुअरली डिफरेंशिएटेड, दैट इज एनाप्लास्टिक, ठीक है। अच्छा जी, हायर ग्रेड ऑफन कोरिलेट्स विद हायर एग्रेसिवनेस, तो ये लो ग्रेड है, दिस इज द लो ग्रेड एंड दिस इज द हाई ग्रेड। लो ग्रेड में देखो और हाई ग्रेड में देखो, ठीक है, तो उसकी प्लियोमॉर्फिज्म और बाकी एनसी रेशियो और वो सारी चीजें देखो हाई ग्रेड में, तो दैट इज एनाप्लेजिया। अब यहीं पे पिक्चर के साथ हाई ग्रेड को लिख लो कि पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। दूसरी चीज लिख लो, एनाप्लेजिया। मैं अपने टाइम पे ऐसे करती थी और लास्ट में सिर्फ पिक्चर्स देखती थी, या ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ने हैं, ये रेड पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, या ये। अच्छा चलो, स्टेजिंग में डिग्री ऑफ इन्वेजन स्प्रेड फ्रॉम इनिशियल साइट बेस्ड ऑन क्लिनिकल पैथोलॉजिकल फाइंडिंग। TNM में आपके पास है प्राइमरी ट्यूमर साइज, T से N से नोडल मेटास्टेसिस है, और फिर डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, ठीक है। अब साइज की बेस में लेस देन 2 सेंटीमीटर, हर कार्सिनोमा की अपनी ग्रेडिंग स्टेजिंग है, ठीक है। अच्छा, this stage generally has more prognostic value than grade high stage yet low grade tumor is usually worse than slow stage yet high grade tumor. Stage determines survival, तो बेसिकली जो स्टेज है, ठीक है, ग्रेड डजंट मैटर बट स्टेज डज। हाई स्टेज येट लो ग्रेड ट्यूमर, लो ग्रेड मतलब जो कि थोड़ा पुअरली सॉरी वेल डिफरेंशिएटेड है, इज यूजली वर्सन देन लो ग्रेड, लो स्टेज येट हाई ग्रेड, ठीक है। तो ये वाले के आपके पास वर्सन प्रोग्नोसिस है हाई स्टेज पे। स्टेजिंग इज डिटरमिनिंग फैक्टर फॉर जो आपका प्रोग्नोसिस, ठीक है। ये लिम्फ नोड्स में जा सकता है, लिम्फेटिक्स में बाय ये लिम्फेटिक वेसल, या ये ब्लड में जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्प्रेड, डिस्टेंट स्प्रेड। हॉलमार्क्स ऑफ कार्सिनोमा, ठीक है, कैंसर इज कॉज्ड बाय मोस्टली एक्वायर्ड DNA म्यूटेशन, ठीक है। द इफेक्टेड फंडामेंटल सेलुलर प्रोलिफरेशन, तो इसमें क्या होगा आपके पास, कार्सिनोमा में ग्रोथ होता है एबनॉर्मल, DNA रिपेयर, सर्वाइवल। अच्छा, आपने ये सारी चीजें देखना है। एपोप्टोसिस नहीं होगी तो आपके पास जो है सेल्स रैपिडली ग्रोथ, उनकी सर्वाइवल हो जाएगा। पुअरली डिफरेंशिएटेड या हाईली डिफरेंशिएटेड जो सी है वो डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। और DNA, अगर DNA
डैमेज है और बार बार हो जा रहे हैं तो फिर आपके पास, और लेकिन फिर रिपेयर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इन चीजों को ठीक करेगा। एपोप्टोसिस हो जाएगी प्रोग्राम सेल डेथ, ग्रोथ को कंट्रोल कर लोगे तो ठीक है। तो कैंसर बेसिकली आपके पास एक्वायर्ड डीएनए म्यूटेशन या वो सारी चीजें करेंगे जिसमें आपके पास सिंगल जेनेटिक फैक्टर नहीं है, आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिर आपके पास कुछ केमिकल रिएजेंट्स हैं जिसके लिए फिर बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और साथ में आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, टी सेल्स की एक्टिवेशन है, एमएचसी क्लास प्रेजेंटेशन है, डिफरेंट है, वो भी हम करते हैं ठीक है। अच्छा चलो, हेलमार्क्स बेसिकली आपके पास क्या आएंगे, ये सारी चीजें हैं, फिर मैकेनिज्म है, और अच्छा तो हेलमार्क है ग्रोथ सिग्नल। अब मैं एक एक चीज बढ़ाऊंगी भाई, इसलिए क्योंकि ये सारे पॉइंट्स में से आता है, पहले मैं ये नहीं कराती होती थी। ग्रोथ सिग्नल सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। तो एक आप बेसिकली क्या है कि ग्रोथ सिग्नलिंग की होती है, आप किसी चीज को सिग्नल देते हो या तो उसको प्रमोट करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए, ठीक है। तो ग्रोथ सिग्नल सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, सफिशिएंट इज लाइक इनफ। अच्छा, म्यूटेशन इज जीन इनकोडिंग, तो बेसिकली प्रोटो ऑन्कोजीन्स, व्हाट आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स बच्चों? मैम प्री कैंसर सेल नॉर्मल होते हैं लेकिन इनमें पोटेंसी होती है कि वो वायरस मतलब कल को उनको जेनेसिस करवा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल, बेसिकली नॉर्मल का वर्ड बहुत जरूरी था, ठीक है। ओके, चलें जी आगे चलते हैं हम। तो म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग, तो जो आपके पास प्रोटोन को जीन को इनकोड कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर, ऑटोक्राइन लूप्स, ठीक है, और ज्यादातर बेसिकली आपके पास इंक्रीज प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर इन ब्रेन ट्यूमर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास जो कह रहे हैं ना कि आपके पास इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर, तो प्रोटोन को जीन से रिलेटेड पीडीएजीएफ इन ब्रेन ट्यूमर्स में रेज होगा। फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स दैट आर हर टू न्यू आपके पास हैं ए ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। आपके पास HER2 न्यू इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स एंड PDGF इज अ टाइप ऑफ प्रोटोन को जीन जिसके अंदर आपके पास म्यूटेशंस होंगे, ठीक है, लीडिंग टू वो सेल ब्रेन के अंदर और ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। अच्छा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में रास रास सिस्टम, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में माइक, ठीक है, जिसमें आपके पास बेसिकली हम कहते हैं एल माइक, एन माइक है, सी माइक है, वो आगे पढ़ते हैं कहाँ कहाँ है, ठीक है। अच्छा, सेल साइकिल, और जहां मैं पढ़ाऊंगी फिर इस टेबल पे आके आपने लिख लेना है। सेल साइकिल रेगुलेशन जो उनसे है वो आपके पास साइक्लिन CDKs हैं, ठीक है। अब ये सारे किधर किधर हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे किधर यूज होंगे वो देख लेते हैं। इनमें याद रह जाए वेल एंड गुड, नहीं रहता फिर भी याद करो, इसको रट्टा लगाओ इस टेबल को। एंटी ग्रोथ सिग्नलिंग, आप देखो ग्रोथ सिग्नल जा रहा है, अब आपने उसको सेल्फ सफिशिएंट के भैया बस, ठीक है, और एंटी ग्रोथ सिग्नलिंग के आ रहे सिग्नल और आपको उसको एंटी ग्रोथ सिग्नलिंग इंसेंसिटिविटी सेंसिटाइजेशन कर दोगे। म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन दैट इज रेटिनोब्लास्ट RB वाला, ठीक है। लॉस ऑफ ई कैडरिन फंक्शन, तो अगर अगले आपको पूछ लेते हैं जो हम डाउन रेगुलेशन करते हैं ताकि वो कैंसर सेंटर को बढ़ा देता है, तो दैट इज आपके पास एंटी ग्रोथ सिग्नल इंसेंसिटिविटी। अच्छा, ये किस तरह करेगा, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, और ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2NF2, ठीक है, उसके अंदर म्यूटेशंस होंगी। इसके बाद आपके पास है इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस दैट इज म्यूटेशन इन जीन्स दैट रेगुलेट्स द एपोप्टोसिस। अब ये इवेजन का याद रखना है, ठीक है। तो इवेजन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आप एपोप्टोसिस के अंदर जो जो रेगुलेट कर रहे हैं उनके जीन्स को वो कर दोगे, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ TP53 BCL2 एंड लीडिंग टू फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा। तो बक्कल मक्कल आंटीज थी, BCL2 एम मक्कल MCL, ठीक है, और इसमें भी दो तीन थी। मैम वो बैक्स और बैक था प्रो अपोप्टोटिक या फिर एंटी अपोप्टोटिक हाँ जो जी, भी। जी जी, बैक्स और बैक था, और ये बक्कल मक्कल वाली दो थी ना, मक्कल MCL1 और MCLX था शायद। हाँ, बीसी BCL2 BCLX, BCLXL है, BCL2 है, और MCL1 है, MCL1, BCLXL और BCL2, ठीक है। बक्कल एंड बक्कल आंटीज आर आपके पास एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक, जो आपके पास है प्रो एपोप्टोटिक दैट आर वो जो अभी आपने बताया बैक्स और बैक। अच्छा, ये मैं एक आप लोगों को ग्रुप में भेज रही हूँ, देखना जरा इसको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैम। ये वाला, ठीक है, दिस इज द ग्रुप, इसमें मेलिग्नेंसी
ठीक है, जो मैंने में पेंसी रेशो बताया। प्री मेलिग्नेंट को भी छोड़ो, भी हमने ये किया नहीं है। मेटास्टेसिस हमने क्या कि डाउन रेगुलेशन है, ठीक है। ग्रेडिंग में बताया न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, ये माइटोटिक डिवीजन भी होनी चाहिए थी ये, ठीक है। अच्छा, स्टेजिंग में एक्सटेंड ऑफ स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स फॉर प्रोग्नोसिस सर्वाइवल, टीएनएम सिस्टम इन्वेजन और साथ में असेसमेंट डायग्नोसिस। अच्छा, प्रो एपोप्टोटिक में फिर मैंने अभी बताया आपको बैक्स और बैक, ठीक है। और एंटी एपोप्टोटिक में बक्कल बक्कल एक्सेल और मक्कल आंटी, ठीक है। और इनिशिएटर प्रोमोटर अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। वो BCL1 भी वो उधर है और BCL2 इधर। वो एंटी एपोप्टोटिक में BCL1 है। अच्छा, तो इधर एविजन ऑफ एपोप्टोसिस में आपके पास BCL2 है, लीडिंग टू फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। ये एक एग्जांपल पूछते हैं ये वाला MCQ कि इनमें कौन सी है, TP53 एंड BCL2। अच्छा, इसके बाद है लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, दैट इज रेप्लिकेटिव पोटेंशियल लिमिटलेस क्यों है कि आपके टीलोमेरेज एक्टिविटी की वजह से। हमें पता है टीलोमेरेज क्या कर रहा होता है, ठीक है। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में टीलोमेरेज की एक्टिविटी ज्यादा होती है। अच्छा, रीएक्टिवेशन ऑफ टीलोमेरेज, मेंटेनेंस एंड लेंथनिंग ऑफ टीलोमेरेज, प्रिवेंशन ऑफ क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग एंड सेल एजिंग, तो ये प्रोसेस है आपके पास टीलोमेरेज का। अगर टीलोमेरेज बेसिकली जो आपके पास नॉर्मल स्टेम सेल्स हैं इनके अंदर डिवीजन पोटेंशियल होता है, ठीक है। सेम है आपके पास जो नॉन कैंसर सेल्स हैं रैपिडली डिवाइडिंग है उनके अंदर भी आपके पास डिवीजन का पोटेंशियल ज्यादा होता है। सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, अब वेसल्स की फॉर्मेशन इज एंजियोजेनेसिस, ठीक है। दैट इज बाय VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो आपके पास जो एंजियोजेनेसिस है इसमें क्या होगा, इंक्रीज प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर दैट इज VEGF, डिक्रीज इनहिबिटरी फैक्टर्स, ठीक है। तो ग्रोथ हो जाएगी। फैक्टर्स में बी प्रोड्यूस बाय ट्यूमर और स्ट्रोमल सेल्स, स्ट्रोमा हमने किया था कार्सिनोमा से, ठीक है। तो अच्छा, तो आपके पास सॉरी स्ट्रोमा किया था हमने किससे, जो हमने किया था मेसेंकाइमल। वो भी है, एक सेकेंड। हाँ, एक तो स्ट्रोमा हमने किया था नॉन न्यूप्लास्टिक, ठीक है। बाकी हमने किया था आइस एसएमएस, ठीक है। mesenchymal was sarcoma and एपिथेलियल। carcinoma was epithelial, ठीक है। तो स्ट्रोमा इज नॉन न्यूप्लास्टिक। अच्छा चलो खैर, वेसल्स कैन स्प्राउट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपिलरीज, दैट इज जब न्यू वेसल्स बन रही हैं तो दैट इज न्यू एंजियोजेनेसिस, और एंडोथेलियल सेल्स रिक्रूटेड फ्रॉम बोन मैरो, दैट इज वेस्कुलोजेनेसिस। अब देखो, न्यूजेनेसिस अगर आपसे पूछेगा तो दैट इज फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपिलरीज, ठीक है। और एंडोथेलियल सेल्स आर रिक्रूटेड फ्रॉम बोन मैरो, और अगर बोन मैरो से दैट इज वेस्क्यूलोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, वेसल्स में भी लीकी एंड डायलेटेड। अच्छा, इसके बाद है वर्बर्ग इफेक्ट। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले मैं आयत से बता दूं, बच्चों नॉर्मली ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, TCA साइकिल, और फिर ATP जनरेशन, दैट इज आपके पास 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मगर अब ये जो है आपके पास दिस फिनोमेना द वार्बर्ग इफेक्ट, दिस इज कैंसरस सेल्स में होगा। इधर ग्लूट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। ज्यादातर इसमें GLUT2 का बहुत रोल है, क्योंकि HCC में ये GLUT2 का जो सा है ज्यादा से ज्यादा ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा, और इसको पायरुवेट को TCA साइकिल में लेके तो जाएगा बट ज्यादा लैक्टेट में जाएगा, और इधर टोटल 4 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, आपके पास होती दोनों में एरोबिक ही है, ठीक है। ये देखो एरोबिक और एरोबिक, एरोबिक इस ये वाला, ठीक है, पायरुवेट टू TCA। हम अभी एनारोबिक की बात नहीं कर रहे, दोनों साइड पे एनारोबिक की बात नहीं की है, हमने एरोबिक की है। इधर एरोबिक में 38 मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, इधर 36 लिखा है लेकिन आपकी कीज 38 देती है, और ये 4 मॉलिक्यूल्स, तो ये वारबर्ग फिनोमेना है, ठीक है। अब देख लो क्या होता है। Warburg phenomena is shift of glucose molecule away from mitochondrial oxidative phosphorylation towards glycolysis. सिर्फ glycolysis होगी, even in the presence of oxygen, that is aerobic glycolysis, ठीक है। rapidly dividing cancer cells को वो फिर क्या करेगा, provide करेगा energy with the carbon needed for synthesis of cellular structure। तो इसका मकसद है एक तो आपके पास ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी प्रोवाइड करना, और फिर कार्बन को सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए। दिस इज वॉलबर्ग्स फिनोमेना, इसको भूलना नहीं है। आज तक नहीं आया मगर फिर भी ये इसलिए पढ़ा रही हूँ, ये कुछ न्यू चीजें हैं और रिटेन करना बहुत जरूरी है। अब जब आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है और अब फिर भी आपके पास ATP डिमांड ज्यादा है बॉडी की, और सारा का सारा जो यूटिलाइज हो रहा है, जो 4 ATP बन रहे हैं वो आपके ये जो कैंसरस सेल्स हैं ये करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा, डी रेगुलेशन सेलुलर मेटाबोलाइट्स, ठीक है, अवॉइडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन, ये सारा है
आपके पास वॉरबर्ग्स इफेक्ट, इसकी वजह से ये चीजें आएंगी, वेडिंग ग्रोथ सप्रेसर, ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन, जीनोम इंस्टेबिलिटी एंड म्यूटेशंस, एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन एंड मेटास्टेसिस, रेप्लिकेशन इन मोर्टेलिटी, ठीक है, इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, रेस्टिंग सेल डेथ, ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी ज्यादा करेगा। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास क्लास ग्लूट्स की 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्लूट्स के ऊपर कौन कौन सी चीजें एक्ट कर रही हैं, उसको इनहिबिट कर रही हैं, और वो कौन कौन से कार्सिनोमा से रिलेटेड हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। तो अब ये टेबल थोड़ा सा है तो लेंथी, याद होने वाला भी नहीं है, अब क्या करें, इसको करना तो है। मैं बात कर रही हूँ कि दिस इज एसोसिएटेड विद आपके पास HCC, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा 1 और 3 भी है रोल, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है दैट इज विद ये, और बाय विच मैकेनिज्म, ये जो अभी हमने वॉलबर्ग फिनोमेना किया है इसके थ्रू, ठीक है। अच्छा चलो एक दफा मोटा मोटा देख लो और ये लिखना स्टार्ट करो अपनी कॉपी के अंदर, ग्लूट 1 जोन से है, ग्लूट 1, ठीक है, पहले सिर्फ ग्लूट 1 की बात कर लें, सिंपल जो ग्लूट 1 है। ग्लूट 1 के साथ एसोसिएशन है आपके पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड किडनी कैंसर, ठीक है। और इसको बेसिकली कंपाउंड जोन से, यार ये थोड़ा औखा हो जाएगा, रहने दो इसको, लेकिन ये दो कर लो, ये मैंने दो कहीं देखे हैं, फेलोरेटिन और साथ में क्यूर कैटिन, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये आपके पास ग्लूट 1 और ग्लूट 2 की, और जो क्वारसेटिन या कैटिन है दैट इज ग्लूट 2 एंड SGLT आपके पास 1, ठीक है। और ये दोनों कार्सिनोमास कौन से करेंगे, ग्लूट 1 2 ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट सेल्स, लिवर कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जबकि ग्लूट 2 SGLT इज विद कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, बस इतना कर लो, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट, ये शायद मैंने पिक्चर शेयर की है आपसे कि नहीं की मुझे याद नहीं है, ये की है मैंने शेयर पिक्चर। ओके, अब हम आ जाते हैं इम्यून, अच्छा ये जो अब कार्सिनोमा का सारा प्रोसेस हुआ है, वॉरबर्ग इफेक्ट, इसमें तो कार्सिनोमा हो गया ना, तो वो सारी चीजें कर रहे हैं, अब होता किस तरह है, इम्यून इवेजन इन कैंसर, तो नॉर्मली क्या होता है, इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं आपके पास, और फिर एंटीजन प्रेजेंट, बेसिकली आपके पास क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ये जो टी सेल्स है ना, ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करके ये फिर अपना MHC1 को एक्टिवेट करता है, और फिर वो बेसिकली आपके पास ये वाला प्रोसेस करता है, ठीक है, अपना जो किलिंग प्रोसेस या जो भी है, ठीक है, एक्टिवेशन करके फिर फर्दर उसको सारा प्रोसेसिंग करता है। MHC1 से रिलेटेड है हमारे पास कुछ अपने टी सेल्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो एक कैस्केड है, वो देखते हैं कैसे। अच्छा, फॉर सक्सेसफुल ट्यूमरोजेनेसिस, अच्छा ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, नॉर्मली इम्यून सेल्स कैन रिकॉग्नाइज द अटैक ट्यूमर सेल्स, नॉर्मली है फॉर सक्सेसफुल ट्यूमरोजेनेसिस ट्यूमर सेल्स मस्ट इवेड द इम्यून सिस्टम, ठीक है, मल्टीपल एस्केप मैकेनिज्म एग्जिस्ट, तो मल्टीपल एस्केप मैकेनिज्म से किस तरह होगा, बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम क्या है, मतलब ये मेरा में सेल पर बाउंड करके जो है वो आगे टी सेल्स या बी सेल्स की तरफ लेकर जाता अच्छे से मुझे समझ नहीं लगी, देखो जैसे एक नॉर्मली है ना, अगर ट्यूमर है बॉडी ने डिटेक्ट करना है और फिर उसको कहना है कि भाई ये तो कैंसर है, इसको किल करो, ठीक है, लेकिन एस्केप मैकेनिज्म में क्या होगा कि आपके ट्यूमर सेल्स आएंगे, वो प्रेजेंट करेंगे, मगर एस्केप मैकेनिज्म से बॉडी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, और वो ग्रोथ करे जाएंगे करे जाएंगे करे जाएंगे, ठीक है। दिस इज द एस्केप मैकेनिज्म, जस्ट लाइक रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, जिसमें आपके पास एल्डोस्टेरॉन के अंदर एडीमा नहीं होता, वो एस्केप मैकेनिज्म से एडीमा को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो सेम ये है कि जब आपके पास सेल ने प्रेजेंट किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्यूमर सेल्स एक्सप्रेस हुए हैं, ठीक है, वो आपकी रिकॉग्निशन नहीं हो रही थी, ठीक है। सो दिस इज द एस्केप मैकेनिज्म। अच्छा, मल्टीपल एस्केप मैकेनिज्म में MHC class 1 एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। दूसरा है आपके पास ट्यूमर सेल्स उनसे इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स रिलीज करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज है कि ट्यूमर सेल्स अप रेगुलेट, नॉर्मली डाउन रेगुलेशन की वजह से अप रेगुलेट इम्यूनो, वो थे आपके पास इकेडेरिन, और यहाँ पे चेक पॉइंट्स को आपके करेगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स को करेगा, इनहिबिट करेगा। अच्छा जी, अब पहले कर लेते हैं MHC1 class 1 एक्सप्रेशन बाय ट्यूमर सेल्स, तो बेसिकली साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास टी सेल्स के अंदर नेचुरल किलर साइटोटॉक्सिक और साथ में हेल्पर सेल्स होते हैं, तो जो आपके पास होंगे ना ये कैंसर के साथ रिलेटेड,
ठीक है, एक तो जो वायरल रिलेटेड नेचुरल किलर, ठीक है, और दूसरे ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज द ट्यूमर सेल्स। तो ट्यूमर सेल्स के रिकॉग्निशन के लिए दैट इज आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो एमएचसी की क्लास 1 सेल्स में आपके टी सेल्स की एक्टिवेशन होती है, मगर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं दे आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज द आपके पास कैंसर कॉजिंग सेल्स। अच्छा, दूसरा मैं दोनों बाद में कराती हूँ, पहले ये देखो आपके पास होता क्या है। ये टी सेल्स और CD8 का कॉम्प्लेक्स है। हमें पता है कि टी कौन से एक हमारे पास हेल्पर टी सेल्स होते हैं, वो होते हैं CD4 के साथ। अभी जिसने साइटोटॉक्सिक सेल्स बोले दैट इज CD8। ये दोनों ने प्रेजेंट किया, ये आपके पास है ल्यूकोसाइट के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इसके साथ बाइंड किया। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ बाइंड किया। अब बाइंड करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले प्रोटीन हमें पता है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन, ये यूबिक्यूटिन, ठीक है, हमने किधर किया था, पेरोक्सिसोम्स के साथ। अच्छा, तो ये प्रोटीन यूबिक्यूटिन आया, यूबिक्यूटिनेशन हो गया, ये यूबिक्यूटिन का मॉलिक्यूल लग गया। फिर क्या होगा, प्रोटियोसोम्स आए, ठीक है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हुआ इसका। फिर क्या हुआ, ये डिग्रेड हो गए, यूबिक्यूटिन बाइंड करने के बाद ये डिग्रेडेशन हो गया। अब मतलब वो कटर हो गया एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये चला गया आपके पास थ्रू दीज, ये जो अपने हैं चैनल्स, ये चला गया। और दूसरा ये जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स था जिसने ये बाइंड किया आपके पास, ठीक है, प्रेजेंट कर रहा है। फिर ये आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में क्या आपके पास MHC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सारा कुछ ये इधर MHC1 कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। अब ये MHC1 कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पिक्चर से पिक्चर मेमोरी की रखनी है। सबसे पहले अगर ये आप एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म देख रहे हो, ठीक है, तो उधर क्या हो रहा है, फिर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या आ रहा है। अच्छा चलो खैर, तो इधर क्या होगा, ये एंटीजन प्रोसेसिंग होगी, ये देखो ये कटर बना हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास, एक ये चीज, दूसरी चीज है ये जो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये राइबोसोम का आपका आ गया, ठीक है, इसने थ्रू आपके पास इसके साथ मिलकर दिस एंटीजन प्रोसेसिंग प्रोसेस के साथ, ठीक है, ये वाले सब ने मिलकर MHC1 को प्रेजेंट करके तो क्या करना है, पेप्टाइड एक्सचेंज एंड चेफ्रॉन्स रिलीज करेंगे। अब शेफ्रॉन्स क्या होते हैं, व्हाट आर शेफ्रॉन्स, शेफ्रॉन्स चेफ्रॉन्स जो भी कहते हो, जी बच्चों। मैम ये उसको प्रिवेंट करते हैं ना, फोल्डिंग को, प्रोटीन्स प्रिवेंट करते हैं, कॉज करते हैं। प्रिवेंट करते हैं। Chevrons are a group of proteins that assist in proper folding, assembling and transporting of other proteins within the cells, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं मिसफोल्डेड एंड एग्रीगेशन, ठीक है, क्लम्पिंग नहीं होने देते, हीट शॉक को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, अंडर स्ट्रेस। ओके, चलें जी, और रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली सारा मैकेनिज्म हुआ आपके पास। ये इधर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी आपके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास शेफ्रॉन्स के साथ ये सारी चीजें होंगी जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को प्रिवेंट करेगा, और साइटोप्लाज्म में यूबिक्यूटिनेशन के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सब होगा, ठीक है। और MHC क्लास 1 की हैवी चेन को प्रेजेंट की है। इसमें दो चीजें, MHC का भी बेसिकली स्ट्रक्चर है आपके पास। MHC1 में सिर्फ जो डिफरेंस है वो इसकी एक ये बीटा 2 वाली का डिफरेंस है, बाकी ये तकरीबन MHC क्लास 2 के साथ सेम है, ठीक है। उसमें अल्फा और बीटा शायद होते हैं, और इसमें कुछ अभी मुझे इसका स्ट्रक्चर उसमें इम्यूनोलॉजी में करेंगे, ठीक है, या अभी करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन मैंने लगाया नहीं है। बीटा 2 को याद रखो। तो ये सारा मैकेनिज्म है कि टी सेल्स आ गए CD4 के साथ, ठीक है, इन्होंने प्रेजेंट किया MHC1 को, ठीक है। फिर उसके बाद आपके साथ ये सारी सिग्नलिंग हुई। सिग्नलिंग होने के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग इन MHC1 कॉन्टेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस which can be dysregulation at many level। MHC1 and ये बीटा 2M are synthesized in endoplasmic reticulum, ये ठीक है। अभी हमने ये बाहर MHC1 और ये, ठीक है, फिर यहाँ से ये चला जाएगा आपका किसके अंदर। अच्छा, designed intracellular proteins are targeted for degradation by ubiquitination, उसने इनको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद आपके पास these peptides are subsequently translocated in endoplasmic reticulum by the transport association with antigen processing and bind to MHC1 directly after further processing by
एंडोप्लाज्मिक अमाइनोपेप्टाइडेजेस, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म आपको बता दी। फिर गोल्जी एपरेटस में जाकर क्या होगा, एंटीजन कॉम्प्लेक्स ट्रेवल्स थ्रू गोल्जी एपरेटस टू द सेल सरफेस वेयर एंटीजन प्रेजेंटिंग टू CD8 T cells can start. In cancer, one or several protein in this complex pathway can be dysregulated, which may have major consequences on cell surface display. तो दिस वॉज ऑल नॉर्मल। और अगर इस दरमियान में कुछ लेट्स सपोज यूबिक्यूटिन का डिफेक्ट हो जाता है, आपके पास प्रोटियोसोम्स का डिफेक्ट हो जाता है, आपके पास ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का हो जाता है, MHC1 का हो जाता है, या लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे शेफ्रॉन्स का हो जाता है, तो दिस विल लीड टू म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा जी, सो दिस वाज द होल इम्यून इवर्जन इन कैंसर में आपके पास के एस्केप मैकेनिज्म किस तरह होगा। अगर डिक्रीज MHC क्लास 1 एक्सप्रेशन, ये नॉर्मल मैकेनिज्म था। अगर MHC क्लास 1 का एक्सप्रेशन कम हो जाएगा तो ट्यूमर सेल जोन से एस्केप कर जाएंगे और वो डिवीजन करेंगे। अच्छा जी, ट्यूमर सेल सिक्रीट इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर TGF, ठीक है, नॉर्मली। और अगर इसका भी कोई डिफेक्ट है तो दैट विल लीड टू एंड रिक्रूट रेगुलेटरी टी सेल्स टू डाउन रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और अगर इसका होता है तो फिर भी आपके पास एस्केप मैकेनिज्म हो जाएगा। ट्यूमर सेल्स अप रेगुलेट इम्यून चेक पॉइंट्स, अगर चेक पॉइंट्स में कोई डिफेक्ट है, लेट्स सपोज इन सेल साइकिल आपके पास P53 जैसे लीफ सिंड्रोम और इस तरह से, ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी आपके पास कॉज करेगा कार्सिनोमा। अच्छा, टिश्यू इन्वेजन, अब ई कैडरिन का डाउन रेगुलेशन, loosening of intracellular junction, metalloproteinases degradation, basement membrane and extracellular matrix cell attached to extracellular matrix protein that is laminin और fibronectin, ठीक है। जो वो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि GIT का है तो किस तरह होगा, तो वो मेटालोप्रोटीनेज और फिर कोलेजिनेज और फिर इलास्टेज, इनकी एक्टिविटी से इन्वेजन होगी। इन्वेजन होकर आपके पास जो डिफेक्ट होगा वो अगर GIT में तो फाइब्रोनेक्टिन है, ठीक है। अच्छा, सेल्स माइग्रेट थ्रू डिग्रेडेड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लोकोमोशन को हो गए और फिर वेसल्स में ये डिसेमिनेट कर जाएगा, ठीक है। मेटास्टेसिस में भी सेम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ट्यूमर सेल्स एम्बोलाई स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक्स और ब्लड, ठीक है। एडहेजन टू एंडोथेलियम, अच्छा, extravasation and homing site of metastasis can be prescribed by primary site tumor as the target organ is often the first encountered capillary bed, ठीक है। तो जो टारगेट ऑर्गन है उसके साथ जो कैपिलरी बेड होगा वो, जैसे हमारे पास एक होता है अल्लाह भला करे प्रोस्टेट, अब प्रोस्टेट नीचे बढ़ा हुआ है और कहाँ वर्टिब्रा में जाएगा, ठीक है। तो वीनस ब्लड के थ्रू दैट इज आपके पास तो कैपिलरी बेड। अच्छा, दूसरा आपके पास लेट्स सपोज कोई करीबी है, अब किसका भाई करीबी कौन सा होगा, कोई एग्जांपल बताओ। नियर मेटास्टेसिस है जिसका, जिसका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट कर लो, इधर साथ में इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज है, ऊपर आपके पास एक्सलरी है, ठीक है। तो ये यहाँ मेमिलरी में चला जाएगा या एक्सलरी में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सम कैंसर शो ऑर्गन्स ट्रोपिज्म दैट इज लंग कैंसर कॉमनली मेटास्टेसाइज टू एड्रिनल्स, और बहुत से ऐसे भी कार्सिनोमाज हैं जो ब्रेन में मेटास्टेसाइज कर जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लंग्स के साथ ही MCQ आता है ये वाला भी, ठीक है। चलो ओके, ओके, अब ये वाला सारा मैकेनिज्म नॉर्मल था। अगर एबनॉर्मल होता तो क्या होगा, तो ये देखो आपके पास MHC क्लास 1 हुआ। MHC क्लास 1 ने आगे क्या करना है, तो जब टी सेल्स को मिलेगा आगे MHC क्लास 1 को, टी सेल्स ने CD8 के थ्रू प्रेजेंट किया MHC क्लास 1 को। अब इधर क्या होगा, इम्यून चेक पॉइंट्स होंगे। जो तीसरा पॉइंट था डाउन रेगुल जो अपना वो कर रहा था, एस्केप मैकेनिज्म कर रहा था, तो उसमें देखो सिग्नल्स दैट मॉड्यूलेट टी सेल एक्टिवेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी का काम है इम्यूनिटी करना। तो ये स्ट्रक्चर समझ लो, दीज आर द टी सेल्स, दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड दीज आर द ट्यूमर सेल्स, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी किसी चीज ने आना है उसने आकर ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स है ऊपर, दीज वर द टी सेल रिसेप्टर्स, इसको एक्टिवेट करने हैं। अब एक्टिवेशन हुआ, टी सेल्स की एक्टिवेशन हुई। टी सेल की एक्टिवेशन किस तरह हो रही है, टी सेल्स के ऊपर आपके पास ये BD1 और TCR, ठीक है, टी सेल रिसेप्टर जो अभी हमने देखा वो MHC1 को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और दूसरे आपके पास MHC1 को प्रेजेंट करेंगे टी सेल रिसेप्टर्स, दूसरे PD1, ठीक है। ये PD1 क्या थे, इसका नाम था PD1 का, है PD1 का भी कोई नाम है, तो PDL1, ठीक है, इसको प्रेजेंट करेंगे ट्यूमर सेल्स के ऊपर। ये है नॉर्मली क्या होता है, जो आपके पास ये रिसेप्टर्स हैं इन्होंने बाइंड किया और एक्टिवेट किया आपके टी सेल्स को और प्रेजेंट कर दिया MHC क्लास 1 को,
ठीक है, और फिर वो जो आपके पास एक्टिविटी होगी। दूसरा है आपके पास PD1 ने आपको प्रेजेंट कर दिया PDL1 को ट्यूमर सेल्स के ऊपर। एक मैकेनिज्म ये है, ठीक है, दैट विल कॉज सिग्नल्स द मॉड्यूलेटेड टी सेल एक्टिवेशन फंक्शन डिक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स ट्यूमर सेल्स टारगेटेड बाय सेवरल कैंसर इम्यूनोथेरेपीज एग्जांपल। अब इम्यूनोथेरेपीज आप क्यों करते हो कैंसर में? हाँ जी बच्चों, काउंट को कम करने के लिए। देखो ना, अगर आप इस मैकेनिज्म को समझो, ये टी सेल एक्टिवेट हो रहे हैं, MHC1 को कर रहे हैं। MHC1 करता क्या बेसिकली? नॉर्मली सारा फंक्शन करता है और ट्यूमर सेल्स को ग्रोथ नहीं होने दे रहा, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा अगर इसकी इनहिबिशन हो जाए, लेट्स सपोज, तो फिर क्या होगा? मैम फिर उसको नहीं रोके। इम्यूनोथेरेपी और बाकी सारी चीजें आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो ट्यूमर को ग्रोथ कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करेंगे ना, ठीक है। अब दो तरह से हैं, एक होता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अगर उसका ड्रास्टिक इफेक्ट है वो इस सिस्टम को हिंडर करेंगे। दूसरी चीज है जो थेराप्यूटिक है। थेराप्यूटिक तो इस सबको प्रमोट नहीं करने देगा ना, वो तो कहेगा कि भाई इम्यून सेल्स को कि भाई तुम एस्केप मैकेनिज्म नहीं करो, बल्कि तुम एक काम करो, इनको डिटेक्ट करो और ढूंढ ढूंढ के मारो, ठीक है। तो बेसिकली एस्केप मैकेनिज्म वैसे ही है जैसे इंडिया ने क्या किया, हम लोग रात सो रहे थे और अटैक कर दिया, ठीक है, दैट वाज द एस्केप मैकेनिज्म। और हमने क्या किया कि सुबह उठ उठ के मारा, दैट इज ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है, ये वाला, ये इम्यूनोथेरेपी वाला, ठीक है। तो चलो, अब एस्केप मैकेनिज्म इसके थ्रू था जो हमने कहा कि MHC की डाउन रेगुलेशन हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसकी डाउन रेगुलेशन होगी तो MHC को फिर इनहिबिटिश मतलब इसको फिर वो कहेगा कि भाई प्रमोट करो। तो वो प्रमोट कौन कर रहा है? टी सेल की एक्टिवेशन, ठीक है, टी सेल की एक्टिवेशन कर रही है। अभी हम देख लेते हैं इंटरेक्शन बिटवीन PD1 PDL2, ठीक है, उन ट्यूमर सेल्स और इम्यून सेल्स इन ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। ये सब लीड्स टू टी सेल का डिसफंक्शन। टी सेल्स का डिसफंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स मिलकर, तो उन्होंने क्या किया कि आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को वो कर दिया कम, और फिर टी सेल्स की होगी डिसफंक्शन, उन्होंने जो नॉर्मली किल करना था वो खत्म हो गया। सो दिस इज द एस्केप मैकेनिज्म तीसरे वाला, ठीक है। अच्छा, दिस वाज द इम्यून चेक पॉइंट इंट्रैक्शन वाला। अच्छा, इनहिबिशन बाय एंटीबॉडीज अगेंस्ट PD1, दिस इज द PD1, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज है ये वाली, ठीक है। अब बेसिकली एस्केप मैकेनिज्म को हमने ठीक करना है। तो ठीक किस तरह कर रहे हैं कि हमने ये वाली बाइंडिंग साइट को ही इनहिबिट कर देना ताकि ये वाली चीज ना हो, दैट इज द ट्रीटमेंट। और अब ये है पाकिस्तान, दैट इज ढूंढ ढूंढ के मारने वाला, ठीक है। अच्छा, इम्यूनो जो थेरेपी है इनहिबिटेड बाय एंटीबॉडीज अगेंस्ट PD1, एग्जांपल इज, अभी एग्जांपल्स बच्चों याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सर कॉमन ये इम्यूनोथेरेपी वाला कौन सा है? MHC1 ज्यादा होता है तो वो है, या PDL1 ज्यादा होता है तो है? डॉक्टर साहब देखिए, नॉर्मली आपके पास सेल एक्टिवेशन है, उसने MHC1 को ज्यादा करना और कहना है कि भाई मारो। मगर ये जो मैकेनिज्म है ये एक एस्केप मैकेनिज्म है, इसमें वो डाउन रेगुलेशन हो जाएगी MHC1 की, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसकी एक्टिविटी को एनहांस करना है बाय ये वाली थेरेपी। सॉरी, क्वेश्चन वैसे मैंने आपका सुना ही नहीं, क्वेश्चन क्या था डॉक्टर मेरीन? मतलब आपने कहा था जो इम्यूनोथेरेपी है उसमें बेसिकली हम PD1 को इंक्रीज कर रहे हैं, या MHC1 की हम लोग जो है वो एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं? इन दोनों में मुझे अच्छा समझ नहीं आ। अच्छा, वो मैं बताती हूँ, उसके ऊपर मैं आती हूँ। ये देखो, एक्चुअली आपके पास ये दो के दरमियान इंट्रैक्शन है ना, आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के दरमियान और आपके पास टी सेल, ठीक है। ये बाइंडिंग को ही वो प्रिवेंट कर देगा, तो इनडायरेक्टली तो दोनों ही गए, मगर ज्यादा एक्शन फिर इसके ऊपर है, क्योंकि जो आपके पास है ना जो ये टी सेल्स के रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने इसके ऊपर बाइंड करने हैं। अगर इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो ये नहीं एक्टिवेट होगा, ठीक है। अच्छा चलो, पता नहीं क्वेश्चन क्या किया डॉक्टर मेरी, मुझे अभी भी समझ नहीं, लेकिन पहले एक दफा मैं क्लियर करती हूँ फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। अच्छा, टी सेल की डिसफंक्शन होगी, एग्जॉशन होगी, इनहिबिटेड बाय एंटीजन बॉन्ड बाय एंटीबॉडीज अगेंस्ट PD1, दैट आर एग्जांपल्स आर आपके पास, दिस इज कॉमन पेरोनियल नर्व वाला सिमिप्लिमाब, पीसे पेम्प्रोलिज्यूमाब एंड देन निवोल्यूमाब, ठीक है, ये आपके पास करेंगे ये PD1 को इनहिबिट, ठीक है। इसके बाद आगे आपके पास और PDL1, ये वाला, ठीक है। PDL1 का आपके पास क्या है, दैट इज आपके पास
एटिजोल्यूजिमाब, ठीक है, और ड्यूरवाल्यूमाब और साथ में एवेल्यूमाब, ठीक है, ये सारे आपके पास PDL1 को करेगा। इसके बाद दूसरी चीज आपके पास आ जाती है एंटीजन प्रेजेंटिंग, ये ट्यूमर सेल्स थे, अब आपके पास टी सेल्स और APC के साथ आएगा, दैट इज आपके पास CTLA4, एक ये रिसेप्टर्स हैं आपके पास टी सेल्स के ऊपर के रिसेप्टर्स हैं CTLA4, और दूसरा आपके पास है CD28। CTL4 इज मोर पोटेंट देन CD28, ये याद रखना है। अगर आपको इन दोनों में से ऑप्शन दिया हो तो पहले आपने CTLA4 को पकड़ना है और फिर आपने CD24 को पकड़ना है। अच्छा खैर, ये दोनों क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे इसके साथ B7 के साथ कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो दिस इज द B7 ऑन द APC। लॉस ऑफ T सेल कॉन्स्टिम्युलेटरी सिग्नल, अगर ये सिग्नलिंग पाथवे का लॉस्ट हो जाता है तो फिर इनहिबिशन बाय एंटीबॉडीज अगेंस्ट, दिस इज ये वाला, और वो कौन कर रहे हैं आपके पास, दिस इज द लास्ट वाला इपिलिम्यूमाब, ठीक है। ये सारा था आपके पास मैकेनिज्म कि टी सेल्स प्रेजेंट करते हैं MHC क्लास 1, और ये नीचे था MHC क्लास 1 फॉर ट्यूमर और MHC क्लास 2 फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। दोनों में अब हमने कर लिया इसकी एक्टिवेशन और इनहिबिशन, जो करनी है ज्यादा वो टी सेल की करनी है। अच्छा अब पूछो डॉक्टर मेहरीन, क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन? मैडम वो बस आपने ये पूछा था ना कि हम इम्यूनोथेरेपी क्यों कर रहे होते हैं, तो बेसिकली मैंने ये पूछना चाह रही थी कि इम्यूनोथेरेपी के थ्रू हम बेसिकली क्या चीज़ एक्टिवेट करवा रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये हम ट्यूमर को सप्रेस कर सकते हैं। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर मेहरीन, इसका आंसर ये था कि हमारे पास 3 थे एस्केप मैकेनिज्म, जिसमें एक था आपके पास ये MHC1 की डाउन रेगुलेशन, किधर चला गया, एक था आपके पास MHC1 की डाउन रेगुलेशन, और ये दूसरा था आपके पास ट्यूमर सेल सिक्रेट इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स, ट्यूमर सेल्स इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स को रिलीज करते हैं एंड रिक्रूट रेगुलेटरी टी सेल बाय डाउन रेगुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, और तीसरा था आपके पास ट्यूमर सेल्स अप रेगुलेट इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल्स विच इनहिबिट इम्यून रिस्पॉन्स। चेक पॉइंट को तो अभी छोड़ दो वैसे, लेकिन अभी जो ये वाली पॉइंट की बात थी ना आपकी, एक इम्यूनोसप्रेसिव और दूसरा चेक पॉइंट रिलेटेड इम्यूनोसप्रेसिव, एक चीज है कि वो खुद इम्यूनोसप्रेसिव रिलीज कर रहे हैं, इधर वो नहीं कर रहे, बल्कि हमने जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी है तो वो जो सेल्स को टारगेट नहीं कर रहा था वो फिर टारगेट करेगा। ओके ओके मैडम। चलो, और वो किस तरह कि TCR और ये MHC1 कॉम्प्लेक्स जो उनसे नॉर्मली एक्टिवेट हो रहा है टी सेल की एक्टिवेशन से, ठीक है, और ये फिर ट्यूमर सेल्स इस पे एक्ट, मतलब ट्यूमर सेल्स के MHC1 के ऊपर एक्ट करके ये फिर उनको डिटेक्ट करता है और फिर मारता है। और दूसरा आपके पास था PD1 और साथ में PDL2, ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर, लेकिन ये बेसिकली नॉर्मली क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहे हैं टी सेल एक्टिवेशन को। टी सेल एक्टिवेशन नहीं होगी, MHC1 एक्टिवेट नहीं होगा तो वो ट्यूमर सेल्स को नहीं मारेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको बेसिकली इनहिबिट करेंगे, जब ये इनहिबिट करेगा तो ये इनहिबिट नहीं, फिर इसको प्रमोट करेगा, जब इसको प्रमोट करेगा फिर इसको भी प्रमोट करेगा, और मैडम अब समझ आ रही है। ओके ओके। अच्छा इतनी देर से समझ ही नहीं लगी थी। नहीं ओके मैडम कंफ्यूजन हो रही थी अब सही ओके, समझ लग गया, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा चलो ओके। अब कैंसर की एपिडेमियोलॉजी बेसिकली क्या है आपके पास कि कैंसर एक तो ट्रांसप्लांट के बाद ना, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जो 5 इयर्स के अंदर होगा दैट इज लिम्फो प्रोलिफरेटिव चेंज, और 10 इयर्स के बाद स्किन, ठीक है, और मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, स्किन के साथ आता है। अच्छा स्किन, जब एपिडेमियोलॉजी की बात करोगे कैंसर की तो स्किन कैंसर दैट इज बेजल इज ग्रेटर देन, जो बेजल लेयर से उठेगा, देन स्क्वेमस एंड देन मेलानोमा, ठीक है, मेलानोमा इज द malignant वेरिएंट। अच्छा इज मोस्ट कॉमन कैंसर नॉट इंक्लूडेड ब्लो, तो स्किन के लिए BSM, ठीक है, बेजल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, BSM। कैंसर इंसिडेंस अगर मेल और फीमेल की बात करोगे, मेल में मोस्ट कॉमन है प्रोस्टेट, लंग और कार्सिनोमा, कोलोन, ठीक है, फीमेल में ब्रेस्ट, लंग और फिर कोलोन। ओवरऑल अगर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ या मोर्टेलिटी दैट इज दोनों में लंग, ठीक है। अच्छा चिल्ड्रन में जो सबसे कॉमन है, और वैसे भी आफ्टर वो जो है अपना लिम्फ, वो जो है ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है, उसमें भी लिम्फो प्रोलिफरेटिव। अच्छा तो दैट इज ल्यूकीमियाज, और फिर CNS में मेड्यूलो ब्लास्टोमा, और दिस मेड्यूलो ब्लास्टोमा ओरिजिनेट्स फ्रॉम बर्थ ऑफ द सेरिबेलम। अच्छा जी, एनमाइक के था। नहीं वो N माइक, C माइक और L माइक तो करते हैं वर्मिस। अच्छा
फिर न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी आपके पास। अच्छा, नोट्स में आपका लिखा हुआ है लंग कैंसर इंसिडेंस हैज़ डिक्रीज़ इन मेल बट हैज़ नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली इन फीमेल। अच्छा, वो एन माइक सी माइक देख लो, जो आपके पास है ना, दैट इज़ सी माइक। दिस इज़ विद आपके पास बर्केट। जी एन माइक न्यूरोब्लास्टोमा। जी मैडम। फिर है एल माइक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, क्या आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हो रही है डॉक्टर मेरी, डॉक्टर आयुष, दोनों मोबाइल पे हो रही है। मुझे क्यों नहीं हो रही? रीज्वाइन कर लो नहीं मैम। भाई, रीज्वाइन कर ओके लो। ओके ओके मैम। डॉक्टर मेरीन, आपको हो रही है? हाँ जी, हो रही है अब। जी मैम। अभी भी नहीं हो रही? डॉक्टर आयशा, हो रही है कि नहीं हो रही? मैम हो रही है, दोबारा चली गई। नहीं नहीं, मैंने अब दोबारा की नहीं है डॉक्टर। ओके, दोनों डॉक्टरों को ऑन है माइक, प्लीज ऑफ कर दो दोनों। थैंक यू। अच्छा, कॉमन मेटास्टेसिस, ठीक है, अभी भाई कॉमन मेटास्टेसिस में कार्सिनोमा स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक सार्कोमा थ्रू हेमाटोजेनस, ठीक है। तो ये भी एक क्लैश निमोनिक है, दैट इज कार्सिनोमा थ्रू लिम्फेटिक्स और सार्कोमा थ्रू हेमाटोजेनस। तो मैंने कुछ एमसीक्यू कराए थे आपको, आइस एसएमएस, और दूसरा क्या कराया था आप लोगों को? आईएसएम वो पीएनएस। हाँ, कार्सिनोमा इज एम्ब्रियोनिक और मेसेंकाइमल इज ये वाला सार्कोमा। दूसरी चीज क्या कराई थी, एक ये था, और पीएनएस था। टाइमल था, एपिथेलियल वो था मैम, कार्सिनोमा। और जो था ना उसका पीएनएस था, पेरेन्काइमा, वो नियोप्लास्टिक। और जो दूसरे वाले थे वो नॉन नियोप्लास्टिक थे। स्ट्रोमा। जी मैम, स्ट्रोमा। चले, और तीसरी चीज ये क्लैश निमोनिक हो गया, आइस एसएमएस क्लैश के कार्सिनोमा इज थ्रू लिम्फेटिक। एक तो हो गया एम्ब्रियोनिक, दूसरा हो गया लिम्फेटिक। और क्लैश मतलब क्लैश, सॉरी, तो एस इज आपके पास हेमाटोजेनस, एक्सेप्ट ऑफ ये जो एक्सेप्शंस दी हैं ये वाली, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद है हाउ फॉर कार्सिनोमाज रूट हेमाटोजेनसली, दैट इज फॉलिकुलर थायराइड और कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। रीनल सेल एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मेटास्टेसाइज टू बोन, लिवर, लंग एंड ब्रेन इज मोर कॉमन देन प्राइमरी मेलिग्नेंसी इन दीज ऑर्गन्स। ये वाले जो ऊपर है आपके पास, ठीक है। मतलब वो आपके पास बोन, लिवर, जैसे बोन में आपके पास कौन सा जाएगा इनमें से, देख लेना। अच्छा चलो, मेटास्टेसिस ऑफर अपीयर एज सिंगल लेजन, प्राइमरी ट्यूमर विच जनरली अपीयर एज सॉलिटरी लेजन। बोन में हमारे पास प्राइमरी ट्यूमर मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन सा जाएगा, तो ये प्रोस्टेट टू वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस एंटीरियरली जाएगा, एंटीरियरली। और इधर जो सेल्स इफेक्ट होंगे वो होंगे ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट के साथ आता है। फिर उसके बाद ब्रेस्ट है, ठीक है। ब्रेस्ट भी कहाँ जाएगी, ब्रेस्ट बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर है ना, ठीक है। फिर लंग्स भी आपका थॉरेक्स में ही है, ठीक है। और फिर किडनी है और फिर कोलनॉन है। तो PBLKC, ठीक है। अब कितना करना है, PBLKC देख लो, तो ये सारा आपके पास चला जाएगा इन जो है अपना बोन में, ठीक है। तो प्री एक्सल स्केलेटन बोन मेटास्टेसिस कैन बी ब्लास्टिक, मिक्स्ड, लिटिक। अभी मैंने बताया ब्लास्ट के साथ है प्रोस्टेट,
स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और मिक्स में है ब्रेस्ट, ठीक है, और लिटिक में लाइक जो बोन इरोजन और ब्रेकडाउन, किडनी कोलॉन नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। अब जो आपको तंग करेगा ना वो इस पे करेगा कि जी लिटिक में आपके पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा आएगा या नॉन स्मॉल सेल आएगा, तो दिस इज द नॉन स्मॉल सेल इज लिटिक, ठीक है, एंड ब्लास्टिक इज आपके पास स्मॉल सेल, ठीक है। चलो इसके बाद आपके पास है लिवर। लिवर में आपके पास जो मेटास्टेसाइज करेगा दैट इज कोलॉन, ब्रेस्ट, पैंक्रियाज, फिर है लंग, और फिर आपके पास प्रोस्टेट, ठीक है, सीबीपी, और फिर एलपी, ठीक है। अभी किस तरह करने निमोनिक देख लो, स्कैटर्ड थ्रू आउट लिवर पैरेन्काइमा, तो लिवर पैरेन्काइमा को इन्वॉल्व करेगा। इधर जो कैच पॉइंट है दिस इज द पैरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा इसके बाद है लंग। लंग में करेगा कोलॉन, फिर किडनी, और फिर प्रोस्टेट, ठीक है, सीकेपी। अच्छा क्रेटिनिन काइनेज, ठीक है, और पी। अच्छा टिपिकली इन्वॉल्व बोथ लंग्स, और ये दोनों को कोलॉन, किडनी और प्रोस्टेट दोनों को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अच्छा ब्रेन, अब इस तरह रख लो ना कि कोलॉन इस साइड पे भी कोलॉन है, इस साइड पे किडनी भी इस साइड पे है, इस साइड पे प्रोस्टेट आदि लोब इधर है आदि इधर है, ठीक है। अच्छा चलो ब्रेन में लंग, ब्रेस्ट, मेलानोमा, कोलॉन और प्रोस्टेट, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटास्टेसिस भी ब्रेन में ही है, तो यूजुअली सीन एट ग्रे एंड व्हाइट मैटर का जंक्शन, ठीक है। दिस इज द लंग, ब्रेस्ट, मेलानोमा, कोलॉन, प्रोस्टेट। तो एक मेलानोमा मैंने आपको बताया हार्ड पैलेट, दूसरा मेलानोमा कर लो एट द जंक्शन ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर इन ब्रेन। अच्छा ये मैंने ना एक्स्ट्रा पॉइंट लगाया, ये स्क्रीनशॉट ही करना पड़ेगा आप लोगों को, ये मैंने इंटरनेट से उठाया है, इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए कि जो आपके पास म्यूटेशंस है ये आती कैसे है। म्यूटेशंस में कुछ चीजें कि आपके पास जीन मूव्स टू न्यू लोकेशन अंडर न्यू कंट्रोल, ठीक है, ये न्यू कंट्रोल है और न्यू पोजीशन है, नॉर्मली ये था और वो इधर चला गया, एक चीज अपनी पोजीशन, दूसरी चीज है उसने एक्सेसिव प्रोटीन ने जीन डुप्लीकेशन कर ली, तीसरी कर ली कि कंट्रोल एलिमेंट की जो सी है दैट इज ये वाला, ठीक है, ये वाला न्यू कंट्रोल एलिमेंट, इसकी म्यूटेशन हो गई, एक्सेसिव प्रोटीन की म्यूटेशन होगी, या वो कंट्रोल न्यू बन गया, या न्यू कंट्रोल की भी म्यूटेशन हो गई, तीन। और चौथी होगी कि आपके पास जो नॉर्मल जीन है उसकी म्यूटेशन होगी। अब ये कितना होगा, अगर आप इसको देखो, कोलॉन, नॉर्मल कोलॉन एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर एपीसी, ठीक है, आपके पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है उसकी लॉस होगी, जो ट्यूमर सप्रेस करेंगे वो नहीं होगा, तो एक स्मॉल बिनाइन सी ग्रोथ दैट इज पॉलिप, ठीक है। फिर आपके पास एक्टिवेशन होगी रास ऑन्कोजीन, एक प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन, तो ऑन्कोजीन की एग्जांपल रॉस, ठीक है, और साथ में ट्यूमर सप्रेसर जीन एपीसी। अब इनकी जो लॉस होने से आपके पास एक लार्ज बिनाइन ग्रोथ, स्मॉल इज पॉलिप, लार्ज इज एडिनोमा, ये एडिनोमा फिर फर्दर कार्सिनोमा में करेगा बाय लॉस ऑफ चेक पॉइंट रखता है आपके पास जो सेल साइकिल में दैट इज P53, तो आपके पास अब P53 और एडिशनल म्यूटेशंस होंगी। सो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ पहले सप्रेसर जीन, फिर आपके पास ऑन्कोजीन, फिर आपके पास बेसिकली P53 की भी लॉस और फिर फर्दर म्यूटेशंस हो जाएंगी, तो ये सारा मैकेनिज्म आगे है कि जीन रेप्लिफिकेशन, फिर पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, फिर ये सारी चीजें होंगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस देखने वाली बात थी। ऑन्कोजीन्स हैं, कुछ कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, अभी हमने किया, ठीक है। ऑन्कोजीन्स और जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल होते हैं मगर वो फिर आगे प्रोटीन की सारी करेगा, ठीक है। ऑन्कोजीन क्या करेगा, गेन और फंक्शन म्यूटेशन converts proto-oncogenes that are normal gene to oncogenes, increase cancer risk। तो जब आप म्यूटेशन, फंक्शनल म्यूटेशन, उसका नॉर्मल फंक्शन है और फंक्शन में म्यूटेशन हो गया, तो जो नॉर्मल सेल्स है जो आपके पास बेसिकली नॉर्मल जीन्स है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, उनको कन्वर्ट कर देगा ऑन्कोजीन, दिस इज कॉजिंग द इंक्रीज कैंसर रिस्क, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से हैं, requires damage to only one allele of a proto-oncogene on allele, what is allele, सेम लोकस डिफरेंट लोकस क्या होता है, व्हाट इज allele, मैडम ये पॉइंट होता है on same locus या different locus, what is allele definition क्या है, यार वो आता था ना कि allele की definition पूछता है on same locus और different locus, एक सेकंड लेट मी चेक, allele सेम होता है। same locus, मैम सेम होगा। हाँ जी।
ओके, एक तो कोडोमिनेंस के साथ एलील, ठीक है, रिक्वायर्स 2 म्यूटेटेड एलील्स। ये कब का आया हुआ है भाई? ये एलील भी आया हुआ है, इट वाज इन इस मई के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये क्या आया था, मैं एक दफा देख देती हूँ। क्वेश्चन वाज generation 1 mutated allele can affect male inheritance where both alleles are equally expressed, heterozygous और homozygous। कोडोमिनेंस का पूछा हुआ था। when both alleles expressed fully in heterozygote state it is known as codominance, ठीक है। ये एमसीक्यू इस दफा का आया हुआ था, कोडोमिनेंस, ठीक है। और एक आया हुआ था आपके पास लीफ रिमेनी सिंड्रोम विद सम हिस्ट्री इन ब्रदर, तो उसमें किस एलील की, वन एलील डैमेज्ड इन TP53 म्यूटेशन, ठीक है। एक ये आया हुआ था, 2 एमसीक्यूज हो गए मई के। तो ये इस दफा इसमें से आप लोग तो कहते हो ना, मेडिसिन वाले कह रहे हैं, मगर ये मेडिसिन का ही कोई पेपर है उसमें आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलें। एलील्स आर नॉन आइडेंटिकल जीन्स। एक्चुअली ये डेफिनेशन है इसकी, नॉन आइडेंटिकल जीन्स ऑन सेम लोकस, ये टोटल डेफिनेशन है। नॉन आइडेंटिकल सेम लोकस और कोडॉमिनेंस के साथ। चलो अब आपके पास आ जाते हैं लेट्स सपोज ऑन्कोजीन्स में, ठीक है। तो एएल के बेसिकली इसमें 3 ये आपके पास हैं ऑन्कोजीन्स, ये वाले सारे, ठीक है। इसमें उसने पूछा हुआ है कि जीन प्रोडक्ट्स क्या होंगे, रिसेप्टर्स बेसिकली कहाँ होंगे, और एसोसिएटेड न्यूप्लाज्म कहाँ होंगे। अच्छा, ये रिसेप्टर्स का तो एज सच नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अगर देखो तो मेजॉरिटी की जो हैं वो आपके पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ठीक है। और फिर कुछ के नॉन टायरोसिन काइनेज है, फिर आपके पास सीरीन और थ्रियोनिन है, फिर साइटोकाइन रिसेप्टर CD117, और फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और फिर अपने अपने नाम के कुछ आएंगे जैसे रास, और साथ में एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल, ठीक है, बक्कल मक्कल वाले। अच्छा चलो, तो सबसे पहले आप टायरोसिन काइनेज में देखो, एएल के EGFR ERBB1, हार्टो न्यू में ERBB2, और फिर रेट, ठीक है, रेट RET रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो एएल के किसमें आपके पास लंग एडिनो कार्सिनोमा, फिर वो जो BBR1 वाला है ये वाला EG, ठीक है, दैट इज लंग एडिनो कार्सिनोमा। EG पहले नाम का फुल फॉर्म तो पता हो। EGFR, व्हाट इज EGFR? EGFR इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जिसे आप लोग ERBB1 भी कहते हो, दिस इज अ प्रोटो ऑन्कोजीन दैट एनकोड्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर टायरोसाइकाइनेज। इट प्लेज क्रूशियल रोल इन सेल ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो अगर ये सब कुछ नहीं करेगा, सेल ग्रोथ को, सर्वाइवल को, प्रोलिफरेशन वगैरह को नहीं देखेगा, तो फिर और इसकी म्यूटेशन हो जाएगी, तो म्यूटेशन की वजह से लंग एडिनोकार्सिनोमा डेवलप करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज ALK एंड सेकंड इज आपके पास एंडोथेलियल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। एंड व्हाट इज HER2 न्यू? ये वैसे तो हमने बड़ा सुना हुआ है ना, हम लोग अक्सर टेस्ट भी करवाते हैं HER2 न्यू वाले का, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में। तो बच्चों ये क्या है, इसकी फुल का फॉर्म क्या है? HER का, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो ये दोनों कौन से हैं? एपिडर्मल फैक्टर, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये आपके पास ब्रेस्ट में आता है। सो दिस इज ब्रेस्ट एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। इसके बाद आपके पास है रेट। रेट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो जो MEN1 और MEN2 बेसिकली, MEN1 और MEN2 क्या बच्चों कहाँ का है? ये इसका फियोक्रोमोसाइटोमा में भी होता है इन्वॉल्व। ओके, फियोक्रोमोसाइटोमा कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स या मेडुला? हाँ कैटेकोलामीन। मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला। जिला, हाँ। चलो, हाँ जी। अच्छा जी, चलो अब बेसिकली होता क्या आपके पास कि ये जो मेन वाले हैं, ठीक है, मेन कौन सा अभी तो है, चलो MEN1 की बात कर रहे थे आप, ठीक है।
मेन वन सिंड्रोम भी देख लेते हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ट्यूमर इन पैराथायराइड, पेंक्रियाज और पिट्यूटरी। तो मेन वन से आपने पीज याद रखने हैं, पेंक्रियाज, पैराथायराइड और पिट्यूटरी, और वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है मेन वन। इसी के साइड पे लिख लो एक जगह पे, मेन वन, पेंक्रियाज, पैराथायराइड और पिट्यूटरी, ठीक है, और इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मेन टू देख लेते हैं, मेन टू कौन से टाइप का है, क्योंकि आजकल ये डोमिनेंस और ये सारी चीजें भी पूछ रहे हैं। सो ये आ गया मेन टू, मैम पैराथायराइड और उसके बाद क्या बताया था आपने? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। अच्छा, रेड मीन्स आपके पास रीअरेंज ड्यूरिंग ट्रांसफेक्शन, ठीक है, ये जीन है। लोकेशन कहाँ है इसकी, लोकेशन छोड़ो, वैसे लोकेशन भी है दी हुई इसकी, 10q11 2, 10q11.2। अच्छा, ये क्या करते हैं, रिसेप्टर फॉर टायरोसिन काइनेज, सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए है ये, ठीक है। म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन दैट इज एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस मेक द रिसेप्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव। और मेन टू में फिर आपके पास मेन टू ए, मेन टू बी और फिर FMTC है, ये मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ इसकी पिक्चर, और वहां से मैं पढ़ा देती हूँ आप लोगों को। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। और मेन वन क्या था, वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ही था। जी मैडम। जी मैम। ओके 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 बच्चों, ये मैं शेयर कर रही हूँ ग्रुप से, ही पढ़ते हैं ताकि आप लोग सामने पिक्चर रख के तो पढ़ लो। ये मेन वन मेन टू भी बहुत इसको प्यार है इससे। असल ना आप लोगों को ऐसे पढ़ना चाहिए, सिर्फ बुक काफी नहीं है। अच्छा, ये देखो, मेन टू ए, मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा, MTC, मेडलरी थायराइड, ठीक है। अच्छा, जीनियरली फियोक्रोमोसाइटोमा, अच्छा दैट इज एड्रीनल ट्यूमर, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया और एडिनोमा। तो मेन टू ए में मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा होगा, एड्रीनल ट्यूमर, और साथ में पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया या एडिनोमा, पैराथायराइड को भी इन्वॉल्व करा है। अच्छा, मेन टू बी में क्या है, मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा दैट इज एग्रेसिव वाला, फियोक्रोमोसाइटोमा, जबकि तीसरा है इसमें मार्फेनॉइड हैबिटस दैट इज म्यूकस न्यूरोमास, लिप्स, टंग और GI ट्रैक्ट। 2A में साथ में पैराथायराइड भी था। FMTC इज फैमिलियल मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा ओनली, नो अदर एंडोक्राइन। तो प्योरली जो थायराइड वाला है वो FMTC है, और पैराथायराइड वाला दैट इज मेन 2A। और अगर आपके पास ये मॉर्फेनॉइड हाइबिटस की बात करेगा तो मेन टू बी। ये तीन चीजें याद रखनी है आपने। अच्छा, तो रेड के साथ एसोसिएशन है मेन टू ए एंड मेन टू बी, मेडलरी एंड पेपलरी थायराइड कार्सिनोमा। अच्छा देखो, इधर इसने जो दिया मेडलरी थायराइड दिया, पेपलरी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे रेड के साथ दैट इज आपके पास मेन टू ए, मेन टू बी, मेडलरी एंड पेपलरी थायराइड कार्सिनोमा, फ्रियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, इन सब के साथ एसोसिएशन है। अच्छा, BCR ABL, ठीक है, दैट इज नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो ये आपके पास CML ALL के साथ है। ये अक्सर ना आपको MCQ देता है, BCR और ABL का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा पिक्चर शेयर कर रही हूँ, डिस्कस नहीं कर रही। कार्सिनोमास वैसे मैं कल कराऊंगी आप लोगों को, आज हम ये जनरल जो सी टर्म्स है ये करेंगे, और रात में हम सेल करेंगे। कल में हम इसकी जो सी टाइप्स ऑफ जो ल्यूकीमियाज हैं और डिफरेंट सिस्टम्स के हमारे पास जो कंसर्न हैं वो करेंगे। और फिर परसों जो से हम करेंगे अपना फर्स्ट एड, सॉरी रफ़ी के सारे पॉइंट्स, और रात में करेंगे हम मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, ALL, AML। मैडम वैसे अभी जो आपने स्टार्ट किया हुआ है ना कि एक टाइम के ऊपर आप करवा रही हैं फर्स्ट एड और एक टाइम पर डबल है, वो बहुत अच्छा सिस्टम आपका हो गया। असल ना पहले हमारे पास मेंटोर्स थे, इस दफ़ा तो कोई आया ही नहीं साथ में, डॉक्टर मेहरीन। तो लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन लास्ट टाइम मैं इतना डेप्थ में नहीं गई थी। मगर हुआ ये कि शायद दूसरी डॉक्टर ने सही किया था, सब कुछ ही बढ़ाया था, लेकिन रिटेन नहीं हुआ। अब ऐसे है कि जो मैं सात सात पॉइंट्स बताती हूँ उसके ऊपर एम्फेसाइज करती हूँ, फिर वो लिखोगे आप लोग
तो ये रिटेन रहेगा। मतलब लास्ट टाइम जो बच्चे मुझे कह रहे थे ना ये आया था ये आया था, लिटरली मैंने सारी चीजें बताई हुई थी, ठीक है, सिर्फ ये था कि शायद उन्हें टाइम नहीं लगा, तो इसलिए मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया ताकि आप भी एक जगह पे कंपाइल करो। 4 बुक्स खोल के फिर वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बुक से ही करो भाई। अच्छा मुझे ना मिल नहीं रहा, 1 मिनट ठहरो जरा, मैं जरा ना रिकॉर्डिंग रोकूं, इतना टाइम से। अच्छा जी, तो ये आपके पास कार्सिनोइड ट्यूमर्स हो गए इधर, ये ALL, CML, AML और CLL, ठीक है, और ग्लूट्स की सब जोन सी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लेनी है। चलो अब हम आगे चलते हैं। दिस इज द आपके पास, अच्छा BCR और ABL, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास CML और ALL। तो अभी जो मैं आपको दिखाने लगी थी, अच्छा ये ठीक है, ये देख रहे हो ये वाला BCR और ABL ट्रांसलोकेशन, ठीक है, अभी उसने आपको बताया ये किसमें CML, ठीक है, ये करेगा, और साथ में आपके पास ALL, ठीक है, इसमें भी आपके पास BCR और AML। अच्छा ये जो BCR है ना, सॉरी ALL है ना, दिस इज मोस्ट कॉमन इन आपके पास अल्जाइमर रिलेटेड, सॉरी अल्जाइमर नहीं, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ALL। अच्छा चलो, तो हो गया BCR ABL, और फिर जैक 2, ठीक है, जैक के साथ अक्सर वो MCQ भी पूछता है टायरोसिन काइनेज का, ठीक है, नॉन टायरोसिन काइनेज, तो दैट इज माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म। इसके बाद है बर्फ, बर्फ याद रखो, ठीक है, सड़ी हुई बर्फ, ठीक है, और थू थू करती बर्फ, दैट इज सीरीन एंड थ्रियोनिन, बर्फ, बराफ, BRAF, ठीक है, सीरीन एंड थ्रियोनिन काइनेज, दैट इज आपके पास मेलानोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा एंड हेली सेल ल्यूकीमिया, ठीक है, बर्फ, सड़ी हुई बर्फ एंड थू थू करती सीरीन एंड थ्रियोनिन, और सर पे बर्फ लगाई, हेरी सेल ल्यूकीमियाज, हेरी सेल ल्यूकीमिया इज एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस, हॉजकिन लिम्फोमा, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। अच्छा जी चलो, इसके बाद है सी किट, ठीक है, सी किट, तो साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स, सी किट इज विद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर जिस्ट, ठीक है, तो दैट इज आपके पास सी किट, ठीक है, जिस्ट किट, ठीक है, जस्ट किट, तो और मेस्टोसाइटोसिस, मास्ट सेल्स या मेस्टाइटिस वाला, ब्रेस्ट वाला, व्हाट इज मेस्टोसाइटोसिस? मास्टर लेट मी चेक। Mastocytosis is a rare disorder characterized by abnormal accumulation of mast cells in one organ, especially skin, bone, marrow, GI, liver, spleen। हाँ जी, mastocytosis, ठीक है, इसके साथ क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, इसकी क्यूटेनियस और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन है, क्यूटेनियस में प्राइमरी इफेक्टेड स्किन है, चिल्ड्रन में होगा, ब्राउनिश स्किन लेयन होगी, आर्टिकेरियल पिगमेंटोसा होगा, इचिंग होगा, फ्लशिंग होगा, ठीक है, और पॉजिटिव डारियर साइन, व्हाट इज डारियर साइन, रबिंग अ लेगिन कॉजेज रेडनेस एंड स्वेलिंग। अच्छा फिर सिस्टेमिक, इट इज डारियर, जैसे हम ड्रॉर करते हैं ना, ड्रॉर बाहर निकालते हैं, तो इसके अंदर डारियर साइन है, मेस्टोसाइटोसिस क्यूटेनियस। अब सिस्टेमिक में इन्वॉल्व इंटरनल ऑर्गन्स है, बोन मैरो, GI ट्रैक, लिवर, स्प्लीन, मोर कॉमन इन एडल्ट, सिम्टम्स में एनाफाइलेक्सिस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, बोन पेन, फ्रैक्चर, फटीग, फ्लशिंग। सब टाइप, अब छोड़ो सब टाइप्स को, क्या करना है, इसमें आपके पास वो किट वाली, सी किट वाली म्यूटेशन बता रहे, अनकंट्रोल्ड मास्ट सेल्स की वो होगी, ग्रोथ होगी, स्किन बायोप्सी करोगे, बोन मैरो बायोप्सी करोगे, सीरम में ट्रिप्टेज लेवल कराओगे, ठीक है, वो लेवल रेज्ड होंगे, और किट म्यूटेशन, ठीक है, बस। इचिंग के लिए एंटीहिस्टामिन्स दोगे, एलर्जिक के लिए एपिनेफ्रिन दोगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के लिए PPIs दोगे, या क्रोमोलिन सोडियम दोगे, और एग्रेसिव सिस्टम के लिए आप कीमोथेरेपी वगैरह दोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मेस्टोसाइटोसिस, तो मास्ट सेल्स के साथ बेसिकली जो जो आता है सिम्टोमेटिकली। अच्छा आप माइक्स में C माइक, N माइक और L माइक, ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली से
C mic is with Burkitt, N mic is with neuro and L mic is with आपके पास lung, ठीक है। कार्सिनोमा KRAS जोन से दैट इज आपके पास KRAS इज इन पेंक्रियास कोलोरेक्टल एंड एंडोमीट्रियल। MCQ ज्यादातर वो कोलोरेक्टल के साथ देता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है दिस इज द BCL बक्कल मक्कल आंटीज, ठीक है। तो वो ऊपर BCL1 था, इधर BCL2, ठीक है। आपके पास एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल इनहिबिट अपोप्टोसिस फॉलिकुलर डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमास। तो ये बी सेल एक नॉन बी सेल था, एक बी सेल है, ठीक है। ये लार्ज बी सेल है। और जो ऊपर हमने किया था, कहाँ पे किया था? चलो फ्री हो गया।